नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश का सेमीफाइनल यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव आधी दूरी तय कर चुका है चौथे फेज के मतदान के बाद। और अगर सच कहूं, टू बी प्रिसाइज, आधे से ज़्यादा की यात्रा हो गई है, क्योंकि 231 सीटें 403 में 231 सीटों का जो फैसला है वो मशीन में कैद हो चुका है। और सच ये भी है कि अगर कोई लहर है उत्तर प्रदेश में, तो आप कह सकते हैं कि हार जीत का फैसला ऑलमोस्ट हो चुका है। अब कौन जीत रहा है? क्या वाकई अखिलेश की लहर है, गठबंधन की लहर है, या बीजेपी दोबारा परफॉर्मेंस 2017 की दोहराने जा रही है? यह सवाल है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा के खेमे में छटपटाहट है। और अगर आप अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देखिए, नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, तो वो छटपटाहट आपको दिखेगी। एक चीज और, वो भी फैक्ट, ये जो लखनऊ है, राजधानी लखनऊ, जहां इस बार आज पोलिंग हुई है, ये परंपरागत तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का गढ़ रहा है और बीजेपी यहां आसानी से स्वीप करती चली आई है। लेकिन लखनऊ के बाहर, और खासकर इस बार लखनऊ के बाहर जो जिले हैं, अगर आप ये मैप देखें, वो चाहे उन्नाव हो, हरदोई हो, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, ये जो तराई बेल्ट है, यहां दो फैक्टर्स ऐसे हैं, दो फैक्टर्स जो भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं। और अगर आप सीटें देखेंगे, हरदोई में 8 सीटें हैं, सीतापुर में 9 हैं, लखीमपुर में 8 हैं, पीलीभीत में 4 हैं, मतलब बल्क ऑफ सीट्स यहीं पर हैं। 35 सीट्स, 35, 59 में 35, वहां पर बीजेपी इस बार एक कमजोर विकेट पर है। और मैंने कहा दो फैक्टर्स हैं, और ये दोनों फैक्टर्स आज मैं डिकोड करने जा रहा हूं आपके लिए। वो जो आपकी बेताबी है नतीजों को लेकर, उस बेताबी को मैं आज कम करूंगा, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद एहसास हो जाएगा कि आधी यात्रा के बाद रथ किसका आगे बढ़ा है, अमित शाह का या अखिलेश का। यह एहसास आपको होगा। वो तस्वीर जो धुंधली थी अब तक, वो आज थोड़ा साफ हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप देखिए। आपको लगेगा कि शायद ये बॉर्डर का वीडियो है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का या भारत चीन के कहीं बॉर्डर का। नहीं, ये लखीमपुर खीरी का वीडियो है। और जो शख्स इस सिक्योरिटी की बंदूकों के साए के बीच में जो शख्स है, डरा हुआ, सहमा हुआ लोगों से, वो शख्स लखीमपुर का सबसे कद्दावर शख्स है, देश का गृह राज्य मंत्री। देखा आपने दोस्तों, अजय मिश्रा टेनी, देश के गृह राज्य मंत्री, अमित शाह के डिप्टी, ये वो शख्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका दायित्व है हमारी आपकी सुरक्षा, पूरे देश भर के लोगों की सुरक्षा। और अगर वही व्यक्ति इतना असुरक्षित है, साए की तरह बंदूकों ने जिसको घेरा हुआ है, घर से मतदान केंद्र जाते समय इतना डर कि कोई मीडिया वाला माइक ना लगा दे, कोई लोग उनसे हाथ ना मिला ले, ये डर, दरअसल ये असुरक्षा लखीमपुर नहीं, पूरे तराई बेल्ट के आज मतदान की तस्वीर साफ कर रही है। अब दोस्तों, टेनी साहब के चेहरे पर जो हवाइयां हैं, वो जो सहमे हुए हैं, उसके पीछे कारण यह है कि उनके क्षेत्र निघासन में सबसे ज़्यादा वोटिंग आज हुई है इस पूरे फेज में, और वो तस्वीर साफ कर रहा है। खासकर जब से उनके बेटे जेल से बाहर आए हैं, वो बेटे जिनकी थार ने किसानों पर गाड़ी चला दी थी, एक बहुत भीषण नरसंहार को अंजाम दिया था। लेकिन उनकी कथा आगे, पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। और उसका एक कारण यह है कि वो जो बीजेपी के खेमे में छटपटाहट है, वो सीधे सीधे मोदी के, शाह के, योगी के चेहरों पर दिख रही है कि मैदान हाथ से जा रहा है, उत्तर प्रदेश हाथ से निकल रहा है, और उत्तर प्रदेश निकला तो दिल्ली दरबार हिल जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री मोदी एक नया प्रयोग कर रहे हैं, एक नई तरह की अर्थव्यवस्था, जी हां, एक नई तरह की अर्थव्यवस्था की वो बात कर रहे हैं। और उनका भाषण, जो उन्नाव का भाषण था, वहां पर जो उन्होंने अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका जो विजन दिया, सच में आप सुनेंगे हिल जाएंगे। मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। अब कहां तो नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस फेज में जाके वो ऐलान कर रहे हैं, घूम घूम कर ऐलान कर रहे हैं कि मैं गोबर की नई अर्थव्यवस्था ला रहा हूं। जो जानवर, जो पशु दूध नहीं दे पाते, उनके गोबर से आपके भविष्य को बदलने जा रहा हूं, और एक ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा जहां आपको लगेगा कि ये गोबर ही आपकी जीवन को बदल सकते हैं। अब दोस्तों, ये जुमला था या ये फिर एक नई तरह का एक नया छल लोगों के साथ था, ये तो वक्त बताएगा या फेज 4 की पोलिंग बताएगी। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि नरेंद्र मोदी के पास वो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश सरकार की, जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि ये जो जानवर हैं, ये जो छुट्टा जानवर हैं, पशु हैं, इन्होंने वाकई कहर ढा दिया है। और ये जो बेल्ट है, तराई की बेल्ट, जहां जंगल हैं, जहां खेत खलियान ज़्यादा हैं, जहां पशुओं की जो संख्या है वो बाकी उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा है, यहाँ वाकई कई मौतें हुई हैं सांड की वजह से, पशु जो हैं पूरा का पूरा खेत चर गए हैं, उनकी संख्या 25% तक बढ़ी है। और इसके जिम्मेदार महंत योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी पॉलिसी है, उनके अनाउंसमेंट्स हैं, जहां उन्होंने कहा था कि वो हर गांव में एक गौशाला बनाएंगे। क्या है इस सरकार का हाल, आप ये फिगर्स देखिए। अब दोस्तों, देश के जो प्रमुख अखबार है दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर का आकलन है कि तकरीबन 12 लाख उत्तर प्रदेश में आवारा पशु हैं, और ये जो संख्या है इसमें 17% का इजाफा हुआ है। लेकिन जो अनऑफिशियल फिगर है वो ये है कि 25% प्लस 25% से ज़्यादा आवारा पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अनमैनेजेबल, संभाले नहीं संभल रहा। और योगी जी जो गाय पर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कहा था शुरू में कि हम गौशालाएं बनाएंगे, हर ग्राम सभा गौशाला बनाएगी। सिर्फ 570 गौशाला बनी। गौशालाएं बननी चाहिए थी तकरीबन 2000 से ज़्यादा। तो इस पूरी अव्यवस्था के लिए, इस पूरे क्योस के लिए जिम्मेदार योगी हैं। और योगी के बचाव में अब मोदी जी कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को पता है कि चुनाव के बीचों बीच इतनी बड़ी समस्या का कोई निदान नहीं हो सकता है, इसलिए वो जुमला सियासत पे वापस लौटे और उन्होंने कहा कि वो एक नई तरह की अर्थव्यवस्था लाने जा रहे हैं जिसमें गोबर से कमाई होगी। और ये जो छुट्टा जानवर हैं जिन्हें सरकार नहीं पकड़ पा रही, जिन्हें सरकारी अधिकारी, पुलिस नहीं पकड़ पा रहे, लोग इन जानवरों को पकड़ पकड़ के घर लाएंगे क्योंकि वहां से कमाई होगी। अब आपको यकीन है अगर मोदी जी की इन बातों पर, तो सलाम है साहब। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो,
ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। अब दोस्तों, इस विषय पर मैं फोकस नहीं करना चाह रहा था, मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया और क्योंकि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, ये कहकर कि वो एक नई तरह की अर्थव्यवस्था गोबर से निकालेंगे। जो शख्स मैन्युफैक्चरिंग से, डिजिटल इंडिया से, मेक इन इंडिया से इस इकॉनमी को चेंज नहीं कर पाया, क्या आपको लगता है, कि आपको भरोसा है कि वो गोबर से इकॉनमी को बदल देंगे? और शायद इसीलिए आज मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। और फोकस करने के लिए मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो किसान हैं, जो परेशान हैं, जिनके घर के बहुत से लोग मर गए, सांड ने कुचल दिया, जिनकी फसल बर्बाद हो गई, जो बेचारे कोविड की मार से परेशान थे, बेहाल थे, महंगाई से बेहाल थे, ये जो चोट उन पर पड़ी है इन जानवरों की, उससे वाकई उनका जीवन नर्क हो गया है। क्या दिक्कत है जानवरों से, बताइए। दिन भर तो मजूरी करी था और लड़कन जी आई कि दिन रात भर खेत रखाई, तब वो नहीं बचा था और पूरा किसान बाबा से परेशान है और तब वो ट्रैक्टर टूर के और चल जाता है, तब वो नहीं बचा था। जानवरों से इस खेत को बचाने के लिए और क्या क्या उपाय करते हैं आप लोग? हम लोग ये तार इतने है ना, पैसा जो है कि तार लगा दें और हम ठेका बटाई जमीन दे देते हैं, तो कुंटल बीघा हमको क्या मिलेगा, कहाँ से लड़की की शादी करें, कहाँ से लड़का करें। अब दोस्तों, ये किसानों की लाचारी है और इस लाचारी को कोविड की दूसरी जो लहर थी, उसका जो कहर था, उसने और बढ़ाया। महंगाई ने, बेरोजगारी ने और भी मुसीबतें, परेशानियां पैदा करी हैं और शायद इसीलिए आज गांव में, कस्बों में भाजपा के विधायक खदेड़े जा रहे हैं, उम्मीदवार खदेड़े जा रहे हैं। ये जो चिड़चिड़ापन है वो इस हद तक पहुंच गया कि आज भी सीतापुर का ये वीडियो देखिए, आज भी जूता चप्पल की नौबत आई। बोल लो विधायक जी, बोल लो, बोल लो। हाँ बोल लो, तुम मारे आए बेनीसराय, तुम बेनीसराय मारे आए हो। हमारे मारे कि ना है, मगर तुम जो इज्जत लैंग्वेज खराब कहे हो ना, हमारी लैंग्वेज खराब हो जाए तो इज्जत खराब। दोस्तों, जब वक्त बुरा होता है तो आप फैसले भी गलत लेते हैं। नियति जब आपके खिलाफ चलने लगती है तो कहीं ना कहीं विवेक खो जाता है। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अमित शाह और मोदी ने जिस पल ये सोचा कि उनको देश का जो नया गृह राज्य मंत्री बनाना चाहिए, वो इस शख्स को बनाना चाहिए जिस पर स्मगलिंग के चार्जेस थे, जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज था, ऐसे व्यक्ति को जिसकी हथेली पर खून की चींटें हों, FIR हो, जिसके पीछे कस्टम तमाम स्मगलिंग के केसेस इन्वेस्टिगेट कर रही हो, ऐसे व्यक्ति को आपने देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया। और उसके बाद वही हुआ जो नियति को मंजूर था। आपने देखा किस तरह से लखीमपुर नरसंहार कांड हुआ, किसान रौंदे गए, कुचले गए और वहां से राजनीति बदलने लगी। और आलम यह है कि लखीमपुर की ये जो 8 सीटें हैं लखीमपुर जिले की, इन 8 सीटों पर कभी बीजेपी स्वीप करती थी। आज इस 8 में से अगर 1 सीट मिल जाए, और मैं देख रहा हूं मोहम्मदी एक सीट है, गोला, गोकर्णनाथ, कास्ता, लखीमपुर, श्रीनगर, निघासन जो गढ़ है टेनी साहब का, दौरारा और पलिया। पलिया एक ऐसी सीट है जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पलिया शायद बीजेपी निकाल सकती है, वरना बाकी 7 की 7 सीटें फंसी हुई। और निघासन का तो हाल इतना बुरा है, जहाँ से टेनी साहब आते हैं, कि मंत्री जी घर से बाहर नहीं निकल पाए, लड़का उनका नज़रबंद है। ऐसी स्थितियों के बीच बीजेपी के लिए लखीमपुर ने जैसे पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव की घंटी बजा दी। अब दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री गोबर नीति की बात कर रहे हैं, योगी जी गर्मी नीति की बात कर रहे हैं, एक गोबर से कमाई बता रहे हैं और एक साहब हैं जो गर्मी निकालना चाह रहे हैं, इन सब के बीच अगर थोड़ी सी बातें जो दिल को छूती हैं वोटर के, अगर वोटर आंख खोलकर, कान खोलकर सुने, देखे, तो अखिलेश का जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो ग्रेस है, जो विनम्रता है, जो मुस्कान है, उसमें एक चीज़ जो मैं गौर कर रहा हूँ कि अगर गर्मी की बात करते हैं योगी जी, तो अखिलेश भर्ती की बात करते हैं। अगर वो नमक याद दिलाते हैं
कि तुमने मेरा नमक खाया, तुम मुझे वोट दो। अगर नमक की बात होती है तो अखिलेश बात करते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली की, कि जो थोड़ी राहत दे। वो बात करते हैं कि किस तरह से वो आईटी सेक्टर में उद्योग लाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। और एक चीज़ और, अखिलेश कहीं भी इस पूरे चुनाव में अब तक की जो कन्वेंसिंग है, उन्होंने कमर के नीचे कोई वार नहीं किया। इन्होंने बिजली महंगी कर दी। जब गरीब के पास बिल आता है तो उसे करंट लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, कोई उसका बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी और सिंचाई के लिए बिजली भी पूरी माफ होगी। अब दोस्तों, सवाल आप ये पूछना चाह रहे होंगे कि आधी यात्रा के बाद चुनाव की कौन जीत रहा है, लहर किसकी है? क्या अखिलेश वाकई जीत रहे हैं या बीजेपी बाउंस बैक कर रही है चौथे, पांचवें और छठे, सातवें फेज को अगर हम देखें तो? लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 5 साल की अव्यवस्था रही, जो डिसऑर्डर रहा, जहाँ पर योगी जी सिवाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा, वो हिंदू एजेंडे के अलावा, वो और किसी चीज़ पर, गवर्नेंस पर फोकस नहीं कर पाए। और ये जो 5 साल का ये पूरा जो पीरियड है, मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे, वो जो असफलताएं हैं, विफलताएं हैं, नाकामियां हैं, उस पूरे दौर को ये जो वीडियो है, चौंकाने वाला वीडियो है। भाजपा के विधायक हैं रॉबर्ट्सगंज से, देखिए क्या कर रहे हैं मंच पर। भाजपा के विधायक मंच पर सरेआम, सरे महफिल कान पकड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या करूं इस पर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौथे फेज़ के बाद 5वां, छठा, 7वां, ये जो 5वां फेज़ है, फेज़ नंबर 5, यहाँ पर प्रयागराज है, इलाहाबाद है। और ये वो आखिरी किला है बीजेपी का कि अगर बीजेपी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर गई तो एक फाइट दे सकती है समाजवादी पार्टी को, जो इस वक्त ऐसा लगता है कि थोड़ा रफ्तार पकड़ चुकी है। तो 5वां, छठा जो अगला सत्र है, जो अगला चरण है, फेज़ है, बहुत अहमियत रखता है। और उस पर मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो जो आपको एक इनसाइड स्टोरी बताए कि 5th फेज़ में क्या होने जा रहा है। अयोध्या भी होगा, प्रयागराज भी होगा। और उसके बाद जो छठा, 7वां फेज़ है, जो पूर्वांचल का फेज़ है, जहां ब्राह्मण सड़कों पर है ठाकुर योगी आदित्यनाथ को लेकर, वो एक ऐसा गढ़ है समाजवादी पार्टी का, समाजवादियों का, जहां पर पिछली बार भी, या आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में भी, समाजवादी पार्टी ने बाकी फेजेस से, बाकी क्षेत्रों से सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। और पहले भी अगर आप समाजवादी पार्टी का या समाजवादी पार्टियों का अगर आप इतिहास देखेंगे 30-40 साल का, तो पूर्वांचल की बेल्ट में अमूमन जो जातीय समीकरण हैं, जिस तरह की वहाँ की आबो हवा है, सोच है, समाजवादी पार्टी को हमेशा बढ़त मिली है। लेकिन 5वां जो फेज़ है, वो फेज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। उस पर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। आज बस इतना ही। जो भी आपके सजेशंस हों, जो भी आपके कमेंट्स हों, आप ज़रूर लिखें। और इस वीडियो को, ये जो आवाज़ है, जो कहीं ना कहीं मुखालिफ है, जो कहीं ना कहीं सवाल कर रही है सत्ता से, वो सत्ता जो आवाज़ कहीं उठने नहीं देते, जहाँ के विधायक कहते हैं कि मेरी कान में अगर कोई ऊंची आवाज़ पड़ी तो ठंडा कर दूंगा 10 मार्च के बाद। ऐसे माहौल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मेरा बस यही एक निवेदन आपसे रहता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।